प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा भाग 1 का पाठ नंबर 2 दोपहर का भोजन कहानी है और जिसके लेखक हैं अमरकांत। अमरकांत हिंदी के जाने माने कथाकार हैं और ये नई कहानी आंदोलन में एक प्रमुख कथाकार माने जाते हैं। तो सबसे पहले दोपहर कहानी के जो लेखक हैं अमरकांत, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ। 1925 में इनका जन्म हुआ। ध्यान रखना, बलिया जिला है उत्तर प्रदेश में, उसमें आया हुआ नगरा गांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। उनका मूल नाम श्री राम था। याद रखना, अमरकांत का मूल नाम क्या था? श्री राम वर्मा। उनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। साहित्य सर्जन में उनकी बचपन से ही रुचि थी। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। अमरकांत ने अपना साहित्यिक जीवन किससे शुरू किया? पत्रकारिता से। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में कार्य करना प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाला एक पत्र है जिसका नाम है सैनिक, उसमें संपादकीय के रूप में कार्य शुरू किया। यही वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1937 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुई थी और उसी संघ से ये जुड़ गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका, दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में काम किया। इसके अलावा दैनिक अमृत पत्रिका और दैनिक भारत नामक के पत्र थे, उसमें भी संपादकीय काम किया। कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन में जुड़े। कहानी पत्रिका थी, उनसे भी ये जुड़े। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। वे मुख्यतः मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया। आज के सामाजिक जीवन और उनके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया है। यहाँ पर लेखक अमरकांत ने वर्तमान जो सामाजिक जीवन है और उनके अनुभव है, उनको यथार्थ ढंग से, मतलब वास्तविक रूप से इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से व्यक्त किया है। उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती हैं। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। आंचलिक मतलब ग्रामीण मुहावरों का प्रयोग करते हुए इन्होंने कहानियाँ लिखी। अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को समर्थ करने का प्रयास नहीं है। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। यहाँ पर कहने का मतलब है, उनको कथा के रूप में नहीं बताते, बल्कि जीवन वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से जिस ढंग से चलता है उसी ढंग को इनकी कहानियों में बताया गया है। अमरकांत की प्रमुख रचनाएं। अब इनकी कहानी संग्रह कौन कौन सी है? जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा,
ये है अमरकांत की कहानियाँ, कहानी संग्रह ये। अब आते हैं इनके उपन्यास। अमरकांत के उपन्यास कौन कौन से? सूखा पत्र, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, 20 की दीवार, इन्हीं हथियारों, ये है इनके प्रसिद्ध उपन्यास। इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। याद रखना साथियों, याद रखना विद्यार्थियों कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कौन सी रचना पर मिला? 2007 में इन्हीं हथियारों से, उपन्यास है इनका, इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो इनको श्री लाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। इन दोनों को 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। अमरकांत और श्री लाल शुक्ल को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है। अपने पाठ्यक्रम में इनकी कहानी है दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। ध्यान रखना, दोपहर का भोजन कहानी में क्या है? गरीबी से जूझ रहा एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया है। इस कहानी के माध्यम से अमरकांत ने समाज में व्याप्त गरीबी को रेखांकित किया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों से पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी, जो मुंशी जी की पत्नी है, गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती हैं। मतलब उनकी जो गरीब हालात हैं उनको प्रकट नहीं होने देती हैं और उसकी आंच से अपने परिवार को बसाए रखती हैं। वो गरीबी मुखर नहीं होने देने देती हैं और परिवार के ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देती हैं और अपने परिवार को टूटने से बचाए रखती हैं। चाहे उसको झूठ बोलना पड़े, कोई बहाना बनाना पड़े, लेकिन सिद्धेश्वरी इस कहानी की मुख्य पात्र हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं परिवार टूटने से। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। अब पढ़ेंगे मूल कहानी अमरकांत की दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया। चूल्हा अर्थात जिस पर लकड़ी कंडे जलाकर भोजन बनाया जाता है, ग्रामीण अंचल में इनका आज भी उपयोग किया जाता है। दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटे चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। किसको प्यास लगी है? सिद्धेश्वरी को। वह मतवाले की तरह उठी, मदमस्त होकर उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट छड़ा गई। गगरे अर्थात घड़े से उसने पानी का लोटा भरा और छड़ा गई अर्थात उस पानी को पी गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया। क्यों लगा कलेजे में? क्योंकि वो भूखी थी, पेट में अन्न का दाना नहीं था, इसलिए खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। जी में जी आना मुहावरा है। क्या है? जी में जी आया अर्थात उसको चैन आ गया। जी में जी आना, चैन आना। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में
अध खुले खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। ध्यान रखना, ओसारे, ओसारे किसको कहते हैं? बरामदे को कहते हैं। बरामदे में अध टूटे खटोला, खटोला कहते हैं खाट को, और उसकी उम्र कितनी है उसके पुत्र की? 6 वर्ष का लड़का है जिसका नाम है प्रमोद, जो इनका सबसे छोटा लड़का है। लड़का नग धड़क पड़ा था। नग धड़क का अर्थ बिल्कुल नंगा, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे और तथा बेजान पड़े थे। उनके हाथ और पैर ऐसे थे जैसे कोई बासी ककड़ी पड़ी हो, और शरीर बिल्कुल सूख गया था और उसमें कोई जान नहीं है ऐसा महसूस हो रहा था। और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। हंडिया अर्थात ये मिट्टी का बर्तन होता है हांडी, उसकी तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। अनगिनत मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है, मतलब बहुत सारी मक्खियां उसके मुख पर उड़ रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और 1 आध मिनट सुन खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। निहारना अर्थात देखने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी। कभी कभी 1-2 व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते गली में। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्यंग्यता फैल गई। व्यंग्यता का अर्थ है व्याकुलता फैल गई उसके चेहरे पर, और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की और चिंता से देखा। 1-2 क्षण बाद जब उसके सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़कर गली की शोर की तरफ निहारा अर्थात देखा, तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। अर्थात उनका सबसे बड़ा लड़का था जिसका नाम था रामचंद्र, वो घर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया सिद्धेश्वरी को। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया। ओसारा मतलब बरामदे की जो चौकी बनी हुई थी उस पर ये पानी का लोटा रख दिया सिद्धेश्वरी ने, और शोके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहाँ पीढ़ा रखकर, पीढ़ा एक बैठने का स्टूल से थोड़ा छोटा होता है, पीढ़ा रखकर अपने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वही बेजान सा लेट गया। बेजान लेट गया मतलब जान नहीं हो इस प्रकार बेचैन होकर लेट गया। उसका मुंह लाल और सड़ा हुआ था। उसका मुख बिल्कुल लाल था और सड़ा हुआ अर्थात क्रोध से भरा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। गर्द अर्थात धूल जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए और वह वहीं से भयभीत हिरणी की भांति सिर उसका घुमाकर बेटे को व्यंग्यता से निहारती रही। अर्थात जिस प्रकार शिकारी पीछे घूमते हैं और हिरणी भयभीत हो जाती है, उसी भांति डरी हुई सिद्धेश्वरी भी रामचंद्र की तरफ सिर घुमाया और व्यंग्यता अर्थात व्याकुलता से उसको निहारती रही अर्थात देखती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई अर्थात डर गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू अर्थात बड़कू बड़कू। ये रामचंद्र के लिए कहा है, सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से उठ बैठा।
जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी की पर आकर बैठ गया। यंत्र अर्थात मशीन की तरह बिना हिला डुले चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊंगा क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने शोके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे, अर्थात उनके बाबूजी आते ही होंगे अभी। रामचंद्र पिंडे पर बैठ गया। उनकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। याद रखना विद्यार्थियों, रामचंद्र की उम्र कितनी थी? लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा दुबला पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीख रहा था। ध्यान रखना, रामचंद्र क्या करता था? दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था और पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी, अर्थात उनको हवा देने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और सन्ने की तली तरकारी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। ध्यान रखना विद्यार्थियों, इनका मंझला लड़का था मोहन। सबसे बड़ा है रामचंद्र जो 21 वर्ष का है और सबसे छोटे का नाम प्रमोद है और मंझले अर्थात बीच का जो लड़का है उसका नाम है मोहन। और इसकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष। वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। इम्तिहान अर्थात परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। वह न मालूम कब घर से गायब हो गया और सिद्धेश्वरी को पता नहीं था, स्वयं ही पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उनकी तबीयत नहीं हुई। उसने झूठ मूठ कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। यहाँ पर सिद्धेश्वरी अपने बड़े बेटे रामचंद्र से झूठ बोलती हैं ताकि परिवार टूटे नहीं, ताकि परिवार में कोई किसी प्रकार की इस गरीब हालात में भी अनबन न हो। इसलिए वो झूठ ही बोल गई कि मोहन अपने यहाँ कहीं लड़के के यहाँ पढ़ने के लिए गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। हमेशा उसी की बात करता है, अर्थात जिस लड़के के यहाँ मोहन पढ़ने गया है उसके बारे में सिद्धेश्वरी कहती है उनका दिमाग बड़ा तेज है और 24 घंटे पढ़ने की बात कहता है। हमेशा मोहन उसकी ही बात करता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया और फिर खाने में लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी, मतलब बिना पलक झपके एकदम उसको निहार रही थी, अपने बेटे को देख रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? अर्थात तुम्हारा क्या कोई नौकरी लगी, काम हुआ नहीं हुआ? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रूखाई से बोला। रूखाई मतलब अनमन, बिना मन के इस प्रकार कहा, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा अपनी माँ से कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के 1-2 टुकड़े पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी। खड़खड़िया इक्का मतलब घोड़े गाड़ी का जो इक्का होता है
उनकी आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई दे रहा था। खटोलों पर सोया कौन था? प्रमोद, जो सबसे छोटा लड़का था सिद्धेश्वरी का, उसकी सांस की आवाज़ आ रही थी। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका है? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका है। रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया, अर्थात समझदार हो गया है। वह कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। सिद्धेश्वरी झूठ बोलते हुए कह रही है कि बड़का भैया मतलब बड़े भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का है। ऐसा सिद्धेश्वरी झूठ बोलते हुए रामचंद्र को प्रमोद के बारे में कहती है। पर वह आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया है। मतलब इस बात को आगे वो कुछ बता नहीं सकी। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया। उपक्रम अर्थात प्रयास करते हुए, उठने का प्रयास करते हुए प्रश्न किया, क्या किया? एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ा कर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। यहाँ पर उसकी भूख नहीं मिटी थी रामचंद्र की, फिर भी उसको गरीबी की हालात, अपने परिवार का सब ध्यान था, इसलिए जानबूझकर मना कर रहा है। दूसरी तरफ सिद्धेश्वरी को भी ध्यान है कि रसोई में पीछे भी कम रोटियां हैं और खाने वाले बाकी परिवार के पूरे सदस्य बैठे हैं, इसलिए वो उपक्रम करती है, ऐसा प्रयास करती हैं इसे, और रामचंद्र मना कर देता है। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आदि ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, मतलब नाराज हो गया। अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता। सिद्धेश्वरी जहां की तहां बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया। ये टुकड़ा जो शेष बचा हुआ था उसको छोड़ दिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। 1-2 क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा। जो पीछे शेष बचा हुआ था थाली में टुकड़ा, उसको आंख से निहारा, मतलब अच्छी तरह से देखा, और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास ना होकर पान का बीड़ा हो। मतलब अभी तक उसकी भूख नहीं मिटी हो, फिर भी उसने चुपचाप वो टुकड़ा रख लिया। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पिंडे पर बैठ गया। अब सिद्धेश्वरी के पास घर आता है मंझला लड़का, बीच का लड़का जिसका नाम है मोहन। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की ही तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। कौन? मोहन। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन से ऐसा सिद्धेश्वरी पूछती है। मोहन ने रोटी के बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी ने वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली। पंखा डुलाना मतलब उसकी हवा डाल रही थी, जैसे सोपन में बड़बड़ा रही, तो बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा है। यहाँ पर सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोलती हैं
कि बड़का अर्थात बड़ा बेटा प्रमोद तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा है और कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। यह कर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो, मतलब झूठ बोल रही थी। इस वजह से वो इस दृष्टि से मोहन की तरफ देखी। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंस पड़ा। फीकी हंसी हंसना मतलब जो हंसी नहीं आ रही थी, दिखावटी के तौर पर हंसा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से 1 रोटी कटोरे के 3 चौथाई दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। कौन से 2 लड़कों से डर लगता था? रामचंद्र और मोहन से, जो 2 बड़े लड़के थे इनके। अचानक उसकी आंखें भर आई, वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, 1 रोटी देती हूँ? मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा। रहस्यमय नेत्रों से क्यों देखा? उनको पता है कि रसोई में रोटियां कम हैं। फिर शुद्ध स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो। तुम्हारे भैया ने 1 रोटी ली थी। यहाँ भैया किसको कहा है? रामचंद्र को। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं। अव्वल अर्थात पहले से ही भूख नहीं है, मैंने तो यूं ही जबरदस्ती 2 रोटी खाई है। फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही हैं। खैर, अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी ने कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह लगाकर सुर सुर पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस खस घसीटते हुए आए। मुंशी चंद्रिका प्रसाद ये जो सिद्धेश्वरी के पति हैं और रामचंद्र, मोहन और प्रमोद के पिताजी हैं, और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। कौन? मुंशी चंद्रिका प्रसाद। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे से खिसका दिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पिंडे पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह सुबला सबा रहे थे जैसे बुढ़ी गाय जुगाली करती हैं। पशु जुगाली करते हैं, उस जुगाली करने के भांति मुंशी चंद्रिका प्रसाद एक एक ग्रास को धीरे धीरे चबा रहे हैं। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी। ध्यान देना, इनकी उम्र कितनी थी? मुंशी चंद्रिका प्रसाद की लगभग 45 वर्ष की थी, किंतु लगते थे 50-55 के। शरीर का चमड़ा झूलने लगा, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। तार तार लटकना अर्थात फटी हुई थी। मुंशी जी के कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा है? बड़का अर्थात बड़ा बेटा रामचंद्र दिखाई नहीं दे रहा है? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था
कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। किसकी नौकरी लगेगी? रामचंद्र की। हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। अब भी सिद्धेश्वरी झूठ बोल रही है। वो कह रही है कि रामचंद्र हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है और बोलता है कि बाबूजी देवता के समान है, अर्थात मुंशी चंद्रिका प्रसाद को वो बाबूजी कहते हैं और उनको देवता के समान बताया है। ऐसा सिद्धेश्वरी झूठ बोलते हुए कहती हैं, लेकिन रामचंद्र ने ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि परिवार की एकता बनी रहे। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा सट गया, मतलब बड़ी खुशी हो गई, मदमस्त हो गई। उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी। उन्माद मतलब अवसाद का जो रोगी होता है उसकी तरह वो बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। रामचंद्र बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है। अब फिर सिद्धेश्वरी झूठ बोलती है कि मोहन उसकी बड़ी इज्जत कर रहा है और रामचंद्र की शहर में बड़ी इज्जत है, पढ़ने लिखने वालों का बड़ा आदर होता है, ऐसा सिद्धेश्वरी कहती हैं। और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। बड़का अर्थात रामचंद्र छोटे भाई मोहन और प्रमोद पर अपनी जान भी देने को तैयार है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए, क्योंकि प्रमोद बीमार था। ये भी बात वो झूठ चंद्रिका प्रसाद से कहती हैं। मुंशी जी दाल लगे हाथ को छाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है। बड़का अर्थात रामचंद्र का दिमाग तो काफी तेज है। वैसे लड़कपन में बड़ा नटखटी भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता उसे बर्राक रखता था। बर्राक मतलब बहुत जल्दी याद रखता था। जो मैं उसको याद करने को कहलाता था वो शीघ्र ही जल्दी ही याद कर लेता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार है। प्रमोद को कम समझती हो? यहाँ पर मुंशी चंद्रिका प्रसाद कहते हैं कि तीनों लड़के होशियार है, प्रमोद भी कम नहीं है। यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे, मतलब जैसे एक गिलास से उनकी लड़ाई हो रही होती। कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी सटा गई, अर्थात एक गिलास पानी पिया, फिर खर खर खांस कर खाने लगे। फिर सुपीस आ गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडूक लगातार बोल रहा था। पंडूक एक कबूतर जैसा पक्षी होता है, ध्यान देना विद्यार्थियों। पंडूक कबूतर के समान एक पक्षी होता है, वो लगातार नीम के पेड़ पर बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ लें, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। क्योंकि गरीबी की हालात ने उसको मजबूर कर दिया था। उनको परिवार पर किसी प्रकार की आंच नहीं आए, इसलिए उनके बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पहले जो परिवार जब नौकरी लगी हुई थी मुंशी चंद्रिका प्रसाद की, उस वक्त की हालात अब नहीं है। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था, अर्थात उसके दिल में डर समा गया था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो। बिल्कुल चुपचाप खा रहे थे और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो। ऐसा लग रहा था कि 2 दिनों से मौन धारण किया हुआ मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने
और आज शाम को उस मौन को तोड़ने जा रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था। सिद्धेश्वरी से जैसे ही नहीं रहा गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। अब जिस बात से कोई ताल्लुकात नहीं है, ऐसा अपने ध्यान को भटकाने के लिए सिद्धेश्वरी कहती हैं आज अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई है। निर्विकार, बिना विकार के, बिना परिवर्तन के स्वर में क्या कहा, मक्खियाँ बहुत हो गई है। इनका इस और उनकी जीवन से कोई संबंध नहीं था, फिर भी अपने मन को बहलाने के लिए इधर उधर की बातें आपस में कर रहे हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया? मुंशी जी ने चने के दानों को की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हो। चने के दानों की तरफ इस प्रकार उसने दृष्टिपात किया, मतलब इस प्रकार उन्होंने नज़र डाली जैसे चने के दानों से वो बातचीत करने वाले हो। फिर सूचना दी, गंगाचरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। ये भी ऐसी ध्यान भटकाने के लिए दूसरी बात करते हैं, कुछ बातचीत जारी रखने के लिए। और मुंशी जी कहते हैं कि गंगाचरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है और लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रही थी। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। बड़का बड़े लड़के को कहती है, उनकी कसम है कि एक रोटी और देती हूँ, अभी बहुत सी हैं, पीछे बहुत सारी रोटियां पड़ी है। लेकिन वास्तव में थी एक दो ही। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान और तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। अपराधी के समान मतलब जो अपराधी होता है, अपराध करके आता है, उसकी नज़र की तरह पत्नी की तरफ देखा मुंशी जी ने। और रसोई की ओर कनखी, कनखी मतलब तिरछी नज़र से, आँख के कोने से। कनखी का अर्थ क्या है? आँख के कोने से रसोई की तरफ देखा मुंशी जी ने। तत्पश्चात किसी घुटे उत्साह की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब भी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी, अर्थात फालतू की आपने कसम दिला दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। हंडिया मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें गुड़ रखा हुआ था। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, भोजन का जायका बदल जाएगा, गुड़ का रस पीऊँगा। साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। गुड़ का रस पीने से मुंशी जी कहते हैं पेट का हाजमा है वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ जाना, नाक में दम आ जाना अर्थात बेचैन कर देना, परेशान कर देना। रोटी खाते खाते मेरे को परेशान कर दिया है। यह कहकर वे ठेका मारकर हंस पड़ी। कौन? मुंशी जी। मुंशी जी के निबटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौके की ओर जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल लिया, पर वह पूरा भरा नहीं था, अर्थात दाल बिल्कुल कम बची थी पीछे। चिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसके पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी। मोटी भद्दी और जली उस रोटी को वह झूठी थाली में रखने ही जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। प्रमोद की ओर ध्यान किसका गया? सिद्धेश्वरी का, क्योंकि वो बरामदे में सोया हुआ था, बीमार था।
उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी के 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्लास मुंह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू सूरने लगे, क्योंकि खाने का पीछे कुछ बचा नहीं था। उस परिवार की गरीब हालात की वजह से बिल्कुल उसको आधी रोटी मिली थी और आधी रोटी प्रमोद के लिए शेष बची थी, इसलिए उनकी आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी। अलगनी मतलब जहाँ कपड़े टांगने के लिए जो रस्सी बांधी जाती थी उसको अलगनी कहते हैं। अलगनी, जिसमें कई पेमंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुख होकर निश्चितता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की कलरकी से उनकी छटनी न हुई हो। अर्थात ये पहले लगे हुए थे, बाबू लगे हुए थे, क्लर्क लगे हुए थे। कौन से विभाग में? मकान किराया नियंत्रण विभाग में ये नौकरी किया करते थे मुंशी जी चंद्रिका प्रसाद जी। और 1.5 महीने बाद उनकी छटनी कर दी गई, अर्थात उनको नौकरी से हटा दिया गया था और शाम को उनकी काम की तलाश में कहीं जाना न हो, इस प्रकार निश्चित होकर वे सो रहे थे। लेकिन सिद्धेश्वरी की हालात इस परिवार में बहुत नाजुक हो रही थी। इस पाठ में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जो गरीबी हालात थी उनके बारे में बताया गया है और इस पाठ का मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी है और वो किस प्रकार अपनी चिंता अंदर ही अंदर दबाते हुए और परिवार को टूटने से झूठ का भी सहारा लेती हैं और कई प्रयास करती हैं। और विद्यार्थियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।